घर में तुम्हारे करवाए गए हैं। 2 जिन हैं पानी के जिन। इन्होंने मुझे बांध लिया है, बांध लिया है, बांध लिया, मुझे बचाओ। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे बार बार बुला रहा है, कोई मुझे बार बार देख रहा है, कोई मुझे इधर उधर बैठा दिख रहा है। बहुत ही तेज नॉक हुई, जैसे कि दरवाजे पे किसी ने कुछ मारा है। तब तक वो घर नहीं आ गए थे, तब तक उन्हें आवाज़ें आती रहीं। तो उन्होंने कहा जो ये राख है, ये वही 2 लोग हैं, इनको तुम रात के 12 बजे पीपल के पेड़ के नीचे गड़ा आना। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से आपको फेसबुक को प्यार देना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके उसे फॉलो कर सकते हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, आप में से ही कुछ लोग हैं जिन्होंने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ ले ले जिसे जिंदगी भर वो हटा ना पाए। वैसे नए घर तो आपने भी खरीदे होंगे या कभी ना कभी खरीदने के बारे में सोचते होंगे। कभी सिटी एरिया, कभी आउटर एरिया, कभी विलेज साइड, कभी गांव, कभी ऐसी ज़मीन, खेत, खलियान हमेशा दिमाग में रहता है ना कि यार खरीद लेते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस से ही सही, या फिर खरीद के छोड़ देते हैं, रेंट पे दे देंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपने वो घर अपने लिए लिया या किसी को रेंट पे दे दिया और कुछ टाइम बाद उस घर में अजीब अजीब सी हरकतें शुरू हो जाएं? मतलब बाद में आपके सामने जो सिचुएशन क्रिएट हो जाए वो इस तरीके से हो जाए कि ना हम इस घर को आप ले सकते हैं, न इस घर को कोई खरीदने वाला है, बेचने के लिए हम रेडी नहीं हैं। मतलब आप एक ऐसे शराब में फंस जाएं जहां पर आपको खुद ही समझ ना आए कि यार किस मनूस घड़ी में हमने इस जगह को लिया था। आज का जो पूरा रियल इंसिडेंट है यह हमें खुश ने बताया। खुश जो कि देहरादून के रहने वाले हैं, बैकग्राउंड इनका यूपी से था, लेकिन शुरू से ही खुश की फैमिली देहरादून में रही। परिवार में 4 सदस्य, खुश के पापा, उनकी मम्मी, उनकी छोटी बहन और खुश ने बताया कि भाई हमारे साथ ये पूरा हादसा हुआ 2022 में, जब मैं सिर्फ 16 साल का था। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, मेरे घर वालों को ये चीज़ मालूम है कि मैं पढ़ता हूँ, दिन रात पढ़ता हूँ, रात रात भर पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब मैं एकेडमिक्स में टॉप करता हूँ। पेशे से मेरे पापा एक फैक्ट्री ऑनर हैं, वो फैक्ट्री रन करते हैं, जो कि फैक्ट्री बहुत अच्छे से चल रही थी, इसलिए हम यूपी छोड़ के देहरादून में शिफ्ट हुए थे। खुश ने बताया कि अक्षय भाई बात है 2022 की, मेरे पापा ने एक प्रॉपर्टी खरीदी सुजानपुर यूपी में। उस प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद हम सब बहुत खुश थे। वहाँ पर हमने एक इनॉग्रेशन की पार्टी रखी, बहुत सारे रिलेटिव्स आए थे, खाना पीना हुआ था, नाच गाना हुआ था और प्रॉपर्टी बहुत ही खूबसूरत थी। लेकिन उस प्रॉपर्टी की एक सबसे बड़ी जो बात थी कि आगे पीछे बिल्कुल भी शोर नहीं होता था, थोड़ा सा जंगल वाला एरिया, और आगे पीछे सिर्फ 7-8 घर। वो 7-8 घर भी पूरे खाली पड़े थे। खुश ने बताया कि भाई मैं ना उस घर को देखकर उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ऐसा इंडिपेंडेंट फ्लैट होना चाहिए। पापा ने कितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट की है। इनॉग्रेशन के बाद ये लोग बहुत घूमे, वहाँ पर कम से कम 4-5 दिन ये लोग घूमे। कुछ आधे घंटे की दूरी पर ही दादी जी का घर था, वहाँ पर भी गए, रिलेटिव से मिले। काफ़ी टाइम बाद ये लोग देहरादून से यूपी सुजानपुर आए थे। खुश ने आगे मेंशन किया रिकॉर्डिंग में कि भाई सब कुछ होने के बाद हमने अपने घर को लॉक लगा दिया और हम वापस देहरादून चले गए। देहरादून जाने के बाद खुश ने बताया कि भाई मेरा दिमाग हमेशा ना जो यूपी वाला घर था उसी में लगा रहता था। ऐसा लगता था कि यार वो घर मेरा होना चाहिए। छोटी उम्र में बड़े सपने देखना किसको मना है, लेकिन ऐसे सपने जो आपको बहुत बुरी तरह फंसा दे, ऐसे सपने देखने शायद आपको बहुत नुकसान दे सकते हैं। खुश ने मेंशन किया कि भाई मैं बार बार पापा से यही बोलता था कि आगे जाके मेरी पढ़ाई भी वहीं से होनी है, दादी जी का घर भी वहीं है और कुछ दिन मैं शांति से वहाँ रहना चाहता हूँ, तो मुझे जाने दो। पापा ने पहले तो खुश की बातों को इग्नोर कर दिया, लेकिन फिर बच्चों के आगे किसी की कहानी चलती है। खुश बहुत तेज़ थे, उन्होंने बोला कि मैं दादी के पास रहूँगा और कभी कभी घर में जाऊँगा, लेकिन दिमाग में खुश के यही चल रहा था कि भाई मैं उस घर पे आराम से रहने वाला हूँ, वहीं पढ़ूंगा, आराम से वहीं अपने दोस्तों को बुलाऊंगा जो उनके इक्के दुक्के यूपी के दोस्त थे जो आसपास रहा करते थे। खुश ने बताया कि भाई मैंने पापा को कन्विंस कर लिया, लेकिन पापा ने एक शर्त पे मुझे भेजा कि मैं सीधा दादी के घर जाऊँगा और मैं खुद से नहीं जाऊँगा। पापा के एक दोस्त थे जो यूपी बरेली साइड जा रहे थे, उन्होंने मुझे यूपी सुजानपुर उतार दिया। सुजानपुर उतारने के बाद मैंने थोड़ा बहुत ट्रैवल करा और मैं सीधा दादी के घर पहुंच गया। दादी के घर पहुंचा, उनका आशीर्वाद लिया, रिलेटिव से मिला जितने भी वहाँ पर मामा वगैरह थे, और वहाँ पर पहुँचने के बाद मैंने खाना वाना खाया, रात को सबसे बात की और पापा को बता दिया था मैं पहुँच गया हूँ। मम्मी को भी मैंने इन्फॉर्म कर दिया था। थोड़ी देर बाद छोटी बहन से बात हुई और उसके बाद मैं अपने पढ़ने बैठ गया।
दादी के घर पर पहुंचने के बाद 10:30-11 बजे इन्हें लगा कि अब मुझे सो जाना चाहिए, क्योंकि इनके दिमाग में यही था कि मुझे उस घर में जाना है, मुझे अपने उसी वाले घर में जाना है। ये 10:30-11 बजे सो गए। ये चीज़ इन्होंने मेंशन की है कि भाई मैं कभी भी रात के 2-3 बजे से पहले सोता नहीं हूँ, मुझे पढ़ने की आदत है और मैं बिना पढ़े सो ही नहीं सकता जब तक मेरे दिमाग में कुछ ऐसे विचार नहीं जाएंगे जो मेरे लिए नए होंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं रात को पढूं बिल्कुल शांति में, और यही एक रीज़न इन्होंने बताया कि ये अपने नए वाले घर पे आना चाहते थे। दादी के वहाँ से ये अपने एक मामा जी की स्कूटी उठाते हैं, उनसे परमिशन लेते कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ मैं आप ही की स्कूटी यूज़ करूँगा। उनके पास एक बाइक भी थी, वो बाइक पे ट्रैवल करते थे। स्कूटी घर में सिर्फ इक्के दुक्के कामों के लिए खड़ी थी, तो उन्होंने खुश को चाबी दे दी। खुश ने बताया कि भाई मैं अपनी दादी के घर से निकला, अपने ड्रीम हाउस में मैं आ गया, मैंने उसके गेट खोले, मैं अंदर गया, मुझे आते आते रात के 8:30-9 बज गए थे। अब इसके बाद क्या हुआ, जब ये वहाँ पहुँचे तो इन्होंने अपना खाना वाना खाया जो भी ये दादी के घर से लाए थे रात के 9-10 बजे, और सीधा पढ़ने के लिए बैठ गए। इन्होंने बताया कि जब ये पढ़ने बैठे कुछ रात के 11:30 बजे होंगे, अचानक से इन्हें ऐसा लगता है कि यार जो आजू बाजू वाले कमरे हैं वहाँ से कोई नॉक कर रहे हैं। पहले नॉक होने की आवाज़ आती है, जैसे एकदम से किसी ने ऐसे किया हो। इनका ध्यान जाता है एक ऐसा कमरा जिसे इन्होंने खोला भी नहीं है, वो बंद है, उसकी चाबी इनके पास है। उस कमरे के अंदर कौन हो सकता है? इन्होंने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। इन्होंने सोचा कि यार मेरा वहम होगा, मैं पढ़ने पे ही ध्यान देता हूँ। पढ़ते पढ़ते कब इन्हें नींद आ गई और ये आराम से सो गए, इन्हें खुद ही मालूम नहीं पड़ा। जब ये सुबह उठे, नाश्ता करने के लिए दादी के घर पे गए, वहाँ पर टाइम इन्होंने स्पेंड किया, जो वहाँ पर बच्चे थे, जो लोग थे, रिलेटिव्स थे, और फिर शाम को वापस यहीं अपने घर पे आ गए। दादी के घर वाले बहुत रोक रहे थे कि बेटा जब आए हो तो उस अकेले घर में जाके क्या करोगे। जब ये दूसरी रात वापस आए दादी के घर से, तो फिर दोबारा अपना खाना लेके आए थे। वहाँ से 8:30-9 बजे इन्हें वापस आना था। पहुँचे ही अपने घर पे, इन्होंने खाना खाना स्टार्ट किया। फिर अचानक से इन्हें ऐसा लगा जैसे कोई फिर दोबारा उसी गेट को नॉक कर रहे हैं। लास्ट नाइट भी इन्होंने उस गेट को नहीं खोला था। अभी भी इन्होंने सोचा कि यार मेरा वहम है। गेट पे नॉक होने की आवाज़ बार बार आने लगी। इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि ये किस जाल में आके फंस गए हैं। दूसरी रात ये दादी के वहाँ से वापस आए, अपना खाना इन्होंने खोला अपने ही घर पे, और जब खाना खाना स्टार्ट किया तो इन्होंने अपना पढ़ाई का सारा सामान निकालते निकालते वहाँ पर खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद अपनी पढ़ाई लिखाई करने के लिए अपनी किताबें निकाली, और जब ये पढ़ने बैठे तो फिर उन्हें उसी वाले दरवाजे से एकदम से नॉक करने की साउंड आई। जैसे ही नॉक करने की साउंड आई, इन्हें ऐसा लगा कि यार मैंने कल से अभी तक इस गेट को खोल के नहीं देखा, कहीं चूहे वगैरह तो नहीं है, कोई बिल्ली तो नहीं फंस रही अंदर। इन्होंने चाबी उठाई, उस गेट को खोला, और गेट को खोलने के बाद देखा वहाँ पर कोई भी नहीं है। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकती है? इनके दिमाग में ये क्वेश्चन जैसे घर कर चुका था। धीरे धीरे वो रात गुजरी। इनकी कब आंख लग गई इन्हें पता ही नहीं चला। बस इन्हें ये याद है कि मैं 1:30-2 बजे सोया था। तीसरे दिन जब ये सुबह उठे, सीधा दादी के पास गए। वहाँ पर कुछ दोस्त मिलने आ रखे थे, उनके साथ घूमे फिरे, और सीधा वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करके शाम को 7:30-8 बजे निकले। आधे घंटे में अपने घर पहुँच गए। ये सीधा अंदर जाते हैं और अपना खाना वगैरह खोलते हैं, खाना वाना खाते हैं। उसके बाद जब ये पढ़ने बैठते हैं तो हल्के हल्के गाने इन्होंने लगा रखे थे। कुछ असाइनमेंट्स ये बना रहे थे। इन्होंने बताया भाई प्रैक्टिकल फाइल पे मैं काम कर रहा था, तो इतना दिमाग नहीं लगाना था, चीज़ें बस अपने आप से बनानी थी। गाने चलते चलते अचानक से इन्हें ऐसा लगा जैसे फिर दोबारा घर में किसी ने नॉक करा। उसी दरवाजे से इनको फिर नॉक करने की आवाज़ आई, और इन्होंने सोचा कि मैं खोल के देखूँ। फिर इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि यार छोड़, इस गेट में ही कोई दिक्कत है या कमरे में कोई दिक्कत है। जब ये अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे थे, मुश्किल से 15 मिनट निकले होंगे, अचानक से फिर वही गेट दोबारा नॉक होता है। और इस बार जब गेट नॉक हुआ तो ये थोड़े से डर गए थे। इन्होंने क्या करा, हनुमान चालीसा लगा ली। हनुमान चालीसा चलती रही और ये डरते रहे, क्योंकि नॉक होने की आवाज़ें अभी भी आ रही थी। हनुमान चालीसा चलते चलते अचानक से इनके साथ जो हादसा हुआ, इनके घर के जितने भी नलके थे, जितनी भी टंकियाँ थी, जो भी जहाँ से पानी आ सकता था, वो अपने आप सब कुछ स्टार्ट हो गया। ये उठे, इधर उधर देखा, ये नलके को बंद करने की कोशिश ही कर रहे थे। तभी अचानक से हनुमान चालीसा में जब वो लाइन आई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मैं बता रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उसने बताया कि भाई जैसे ये लाइन आई, मेरे घर की पूरी लाइट उड़ गई। जितने भी पानी के वहाँ पे टैप ऑन थे, अचानक से जैसे पानी खींच के आता ना, खश खश करके, वैसे अटक के आने लगा। ये बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि उस वक्त भी गेट से नॉक करने की आवाज़ आ रही थी। ये वापस आके बैठे, इन्होंने अपने आप को मैनेज ही किया था कि ये डरेंगे नहीं। इतने में इनका जो मेन गेट था घर का, वहाँ पर कोई बहुत तेज़ी से उसे
मारने लगा जैसे कोई तोड़ ही देगा। खुश उठे, घबराते हुए वहाँ पर गए। गेट खोल के देखा, वहाँ पर भी कोई नहीं था। ये वापस आए तो इन्होंने देखा कि पानी पूरे घर में धीरे धीरे भरना स्टार्ट हो रहा है। ये क्या ही करते, इन्होंने बस ये सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, अपने घर से निकल जाता हूँ। जब ये आगे बढ़ने लगे तो हर दरवाजे पे नॉक नॉक होना स्टार्ट हो गया और ये बहुत बुरी तरीके से डर गए थे। धीरे धीरे पानी की आवाज़ इनके कानों में इस तरीके से बढ़ने लगी जैसे कान सुन्न हो जाते हैं तो चीज़ें बस वही सुनाई में देती है जो इंसान सुनना चाहता है। खुश आगे बढ़ रहे थे, खुश बहुत डरे हुए थे। अपना मोबाइल उठाया, अपनी स्कूटी की चाबी उठाई, खाना छोड़ा। खुश ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, अचानक से किसी ने पीछे से टी शर्ट पकड़ी और खुश को इतनी बुरी तरीके से वहाँ पे गिराया। खुश उठे, उन्होंने एक बार बस पीछे मुड़ के देखा। इन्हें वहाँ पर ऐसा लगा कुछ तो है, बट वो क्या था इन्हें समझ में नहीं आया। ये वहाँ से उठे, स्कूटी उठाई। ये दादी के घर पे नहीं गए, पहले अपनी मौसी के लड़के के पास गए, उसे सब कुछ बताया। मौसी को कुछ नहीं बताया, उस लड़के को, अब उस कज़न को सब कुछ बताया। अपने साथ स्कूटी पे लेके आए और जब घर में आके देखा, वही हुआ जो आप सोच रहे हो। सब कुछ नॉर्मल था, गेट खुला हुआ था। खुश वहाँ से स्पीड में भागे। मौसी का लड़का आया, उसने देखा कुछ भी पानी नहीं गिरा हुआ, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन में था। क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ भी समझ नहीं आया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद अब खुश इस चीज़ को किसको बताने वाले, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गया था। ये सब कुछ होने के बाद खुश का सबसे पहला काम था कि अब मैं मौसी के घर पे तो रुकूंगा नहीं। वो डर रहे थे और वो ये चाह रहे थे कि वो दादी के पास जाएं। दादी के काफ़ी क्लोज थे और दादी को ही सारी चीज़ें बताएं। पहले ये मौसी के घर गए, अपने कज़न को उतारा, उसके बाद स्कूटी लेके सीधा दादी के पास गए। जैसे ही ये दादी के पास पहुँचे, दादी को एक एक चीज़ बता दी। दादी ने किसी को इन्वॉल्व नहीं करा, ये सोच के कि आज से ही उस घर को मनहूस मानना स्टार्ट कर देंगे जितने भी लोग घर में बैठे हैं। दादी ने सबसे पहले तो खुश को समझाया कि बेटा कोई नहीं, अगर तेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है तो पहले हम एक बार मम्मी पापा को बताते हैं, वो लोग इन चीज़ों से डील करेंगे। दादी ने उस रात तो कैसे भी खुश को समझा के अपने पास सुला लिया। सुबह जैसे ही हुई, दादी ने फ़ोन मिलाया और खुश के मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया कि लड़का ऐसे बोल रहा है कि इसके साथ ये सब कुछ हुआ है और लड़का बहुत डरा हुआ है। मतलब दादी ने साफ बता दिया कि खुश बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, इतने डरे हुए थे कि वो बहुत बुरी तरीके से काँप रहे थे। मम्मी पापा ने थोड़ा बहुत बोला कि मन का वहम होगा या कुछ भी हो सकता है, कोई घर में घुसने की कोशिश कर रहा हो, कुछ भी ऐसा हो, लेकिन ठीक है। इस बात को ज़्यादा हूल नहीं दी, किसी ने हवा नहीं दी। तो खुश के पापा ने कॉल काटने से पहले खुश को बोल दिया था कि भाई तू दादी के घर पे ही रहेगा, जब तक हम वहाँ नहीं आएंगे तब तक तू नहीं जाएगा। अब प्रॉब्लम ये हुई कि खुश का लैपटॉप वहाँ रखा हुआ था और खुश को वो लैपटॉप वापस चाहिए था क्योंकि उस असाइनमेंट का काम करना था, सारी किताबें वहीं रखी थी। दोस्तों के साथ भी कितना घूम लेंगे, एक पढ़ने वाला लड़का पढ़ाई से कितना ही दूर रह सकता है। खुश ने ये डिसीज़न लिया कि वो किसी को भी नहीं बताएंगे और उस घर में दोबारा जाएंगे और वहाँ से सारा सामान उठा के दादी के पास वापस लेके आ जाएंगे। इन्होंने मेंशन किया कि इन्होंने स्कूटी की चाबी उठाई और ये चुपचाप उसी घर में पहुँच गए 8:30 बजे। घर को खोला और जैसे ही अपना लैपटॉप वगैरह उठाया, माउस उठाया, सारी किताबें उठाई, इन्होंने बैग में भरनी स्टार्ट की। वहाँ पर पूरे घर के फ़ैन ऑन हो गए। ये ऊपर नीचे हर तरफ देख रहे थे कि अचानक से हुआ क्या है। इन्हें बस एक ही चीज़ समझ में आई कि मैं यहाँ से निकलता हूँ। इतने में उसी कमरे में से ऐसे आवाज़ें आने लगी जैसे उस कमरे में कोई घुर्रा रहा है, चिल्ला रहा है और किताबें इधर से उधर गिरने लग रही है, सामान इधर से उधर गिरने लग रहा है। खुश ने क्या करा, समझदारी दिखाई, सीधा अपने मम्मी पापा को वीडियो कॉल करा और बताया कि पापा मैं अपना सामान लेने यहाँ पे आया हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं पागल नहीं हूँ। मैं जस्ट अभी घर में घुसा हूँ, आपके सामने हूँ। देखो उस दरवाजे को मैंने खोला भी नहीं है, मैं अभी आपके सामने खोलूँगा और आप खुद देखोगे, अगर कुछ होगा तो आपके सामने आ जाएगा। खुश डरते डरते गए, उन्होंने वो दरवाज़ा खोला, अपने मम्मी पापा को वीडियो कॉल पे दिखाया। खुश ने देखा कि वहाँ पर बहुत बड़ा उनका किंग साइज़ जो बेड होता है उसका गद्दा उनके सामने सड़क के नीचे गया। सारा सामान इधर से उधर हो रहा था। खुश के पापा ने बोला कि बेटा यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जा, हमने देख लिया यहाँ पे जो भी हो रहा है, सब देख लिया, तू निकल यहाँ से। खुश वहाँ से उस कमरे को छोड़ के मेन गेट को लॉक करके निकल रहे थे। बार बार जब खुश को ऐसा लग रहा था पीछे से कोई आवाज़ मार रहा है, उन्हें पकड़ने की कोई कोशिश कर रहे, खुश सीधा दादी के घर पहुँच गए। ये सब होने के बाद मम्मी पापा अगले दिन सीधा दादी के घर पहुँचे। खुश के मम्मी पापा आ चुके थे और दादी वाले घर पे यही डिस्कस हो रहा था कि उस घर में हो क्या रहा है। खुश के मम्मी पापा, खुश उनकी बहन को रखा दादी के पास, दादी और मामा जी ये सारे गए देखने के लिए उस घर में। जब इन्होंने उस घर को खोला तो जिस तरीके से खुश ने दिखाई थी सारी चीज़ें वैसे ही हो रखा था।
उस घर का पूरा हाल हो रखा था, सारा सामान उथल से पुथल हो रखा था। तो खुश के पापा ने डिसाइड किया कि यहाँ के जो स्थानीय पंडित जी हैं उनसे बात करते हैं। जब उन पंडित जी को बुलाया तो ये पंडित जी जो थे ये बहुत सिद्धि प्राप्त थे, हमेशा अपने पास एक हनुमान जी की मूर्ति रखते थे और हनुमान जी के भक्त थे। कहते हैं कि इनके पास जो सिद्धियाँ थी वो बहुत ज़्यादा थी। जब ये घर में कदम रखते हैं तो सबसे पहले सीधा बता देते कि 2 लोग हैं, 2 ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं, और ये चीज़ें जो करवाई गई हैं ये आपके लिए और आपके बेटे के लिए, मतलब खुश के पापा के लिए और खुश के लिए करवाई गई हैं। वहाँ पर जो गुरुजी आए थे, जो पंडित जी आए थे, उन्होंने अपना आसन लगाया और उन्होंने खुश को बोला कि ले बेटा ये चावल ले, कलश में से निकाले और बोले कि एक काम कर सारे घर में छिड़क दे, अगर तेरे को कोई आवाज़ आए तो तू बताइयो। खुश ने मेंशन किया कि भाई मैंने जैसे ही चावल छिड़कने स्टार्ट करे ना घर के कोनों में, मुझे अचानक से गुर्राने की आवाज़ आने लगी। मैंने बताया पंडित जी को कि मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे घर में कोई गुर्रा रहा है या बार बार मेरा नाम ले रहा है। पंडित जी ने बोला ठीक है आके बैठ जाओ। सब ने पूछा पंडित जी क्या है क्या नहीं है, हमारे घर में सब ठीक होगा नहीं होगा, क्या हो रहा है। पंडित जी ने बोला कि मैं आज रात यहीं रुकूंगा। उन्होंने अपने शिष्य को बोला जिनके साथ वो आए थे कि आज हम यहीं रुकेंगे, खाना यहीं खाएंगे और देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। पंडित जी ने बोला कि मैं और खुश उस कमरे में सोएंगे, बाकी सब बाहर सोएंगे, देखते हैं कि उस कमरे में क्या है। पंडित जी सो नहीं रहे थे, वो बस ये देख रहे थे कि क्या खुश को आज कुछ महसूस होगा। खुश आँख बंद करके लेटे हुए थे, उन्हें उनके बेड के नीचे से आवाज़ आती है कि इस पंडित को यहाँ से निकाल दे, जितनी जल्दी हो सकता है इस पंडित को यहाँ से भगा दे, वरना तेरे परिवार पर बहुत बड़ी आपत्ति आ जाएगी। खुश ने जब ये चीज़ सुनी उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें पंडित जी को बोला कि पंडित जी मुझे आवाज़ें आनी स्टार्ट हो गई है। पंडित जी उठ के बैठते हैं और इधर उधर देखना स्टार्ट करते हैं तो उनकी नज़र पड़ती है कि बेड के नीचे कुछ है। जैसे ही वो 2 कदम आगे बढ़ाते हैं बेड के नीचे से वो चीज़ भाग जाती है वहाँ से। अब खुश को उस रात नींद बड़ी मुश्किल से आई। उन्हें सपने में ऐसा दिखा जैसे कोई छोटे छोटे इंसान हैं जो बार बार उसके आगे पीछे घूम रहे और यही बोल रहे कि लेके जाएंगे लेके जाएंगे। और जो पंडित जी थे उनके साथ जो शिष्य आ रखे थे वो दूसरे कमरे में सो रहे थे। उन्हें वो सपना आता है जो कि बहुत भयंकर सपना था कि कोई एंटिटी, 2 एंटिटीज़ हैं वहाँ पर आके चिल्ला रही हैं कि इस घर से निकलो, इस घर से निकलो वरना तुम भी मरोगे। पंडित जी सुबह उठे और पूरे घर को वहाँ पे इकट्ठा किया और बता दिया कि आपके घर पे विपत्ति है। विपत्ति किसी की लाई हुई है, मतलब ये घर से कोई, इसका कोई मुद्दा नहीं है, ये चीज़ें आपके ऊपर छोड़ी गई है और ये जो चीज़ें छोड़ी गई है ये आपके बेटे और आपके लिए छोड़ी गई है और आपके किसी रिश्तेदार ने ये काम करा है। सब ने इतना पूछा कि गुरुजी आपने इतना तो बता दिया, बस इतना और बता दो पंडित जी कि इसका हल क्या है। तो उन्होंने बताया कि सचचंडी जी का पाठ होगा, हवन करना पड़ेगा और हवन की एक तारीख निकालनी पड़ेगी। उसके लिए इनको बोला गया कि आप अपने कुल देवी देवताओं के पास जाओ, वहाँ पे जो पंडित जी होंगे वो उनसे आज्ञा लेके आपको बताएंगे कि कब पाठ होगा। वहाँ से पंडित जी निकल गए। उन्होंने बोल दिया कि मैं इस घर को प्रोटेक्ट करके जा रहा हूँ लेकिन इस घर में कोई भी नहीं रुकेगा। यहाँ से इनकी फैमिली निकल गई अपने कुल देवी देवताओं के पास जो कि सीतापुर के पास थे, जैसे कि खुश ने मुझे बताया। वहाँ जाके जो पंडित जी थे इनके, उन्होंने आते ही सीधा बिना कुछ बोले बता दिया कि अच्छा घर की विपत्ति लेके आए हो, कोई नहीं, जो तुम्हारे साथ गुरुजी आए हैं उन्हें बोलना 4 दिन बाद वहाँ पर सचचंडी जी का पाठ करे, हवन करे, चीज़ें ठीक होंगी, वो गुरुजी ठीक है उनसे करवा लेना। जाने से पहले जब खुश और उनके पापा ने ये चीज़ पूछी कि हमारे घर पे क्या हो रहा है, तो उन्होंने साफ साफ बता दिया कि जिस दिन तुम्हारे घर का इनॉग्रेशन हुआ था, जिस दिन पहला कदम रखा गया था, तुम्हारे घर पे जब खाना पीना हो रहा था वहाँ पे एक इंसान आया था जिसने बहुत ज़्यादा पी रखी थी, मांस मच्छी खा रखी थी। उसी ने तुम्हारे घर की मिट्टी उठा के किसी तांत्रिक से वहाँ पर 2 जल पिशाच छुड़वाए हैं। जल पिशाच जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं और वो मारते भी इसी तरीके से कि इंसान को पानी के अंदर डुबो डुबो के मारते हैं, इसलिए घर के सारे नलके खुल रहे थे। वहाँ से अनुमति ली गई और ये लोग निकले और गुरुजी को बताया कि 4 दिन बाद का मुहूर्त निकला है, उसी दिन जो है पाठ होगा। तो गुरुजी बोलते ठीक है, मुझे भी थोड़ा वक्त चाहिए था तैयारी का, आप भी अपने वहाँ पे उस घर में जाना मत, दादी के घर पे रहो, 4 दिन बाद उसी घर पे हम मिलेंगे। अब जब ये सारे 4 दिन बाद पहुँचते हैं तो जब गुरुजी वहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि खुश का व्यवहार बहुत बदल रहा है। खुश इस चीज़ को महसूस कर पा रहा था कि वहाँ पर जो एंटिटीज़ थी वो उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है, मतलब जकड़ने की कोशिश कर रही है। कहीं से आवाज़ आ रही है गुर्राने की, कहीं से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वो इस दुनिया में ना होते किसी और दुनिया में। बार बार ऐसा लग रहा था कि उन्हीं के साथ कुछ गलत हो रहा है। जो इनके कुल देवी देवता वाले गुरुजी थे उन्होंने यही बताया था कि ये ऐसे नहीं निकलेंगे, इनको निकालना पड़ेगा। और जो इनके कुल देवी देवताओं वाले जो गुरुजी थे वो भी बालाजी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने ये बोला था कि एक काम करो, 4 दिन बाद जब हवन होगा, जो भी क्रिया होगी,
तब तक मैं अपनी सेना तुम्हारे घर पे भेज रहा हूँ। तो जो सेना जाएगी वो तुम्हारे पिशाचों को पकड़ेगी। इन 4 दिनों के बीच में जब एक दिन खुश दादी के घर पे थे, उन्हें सपना आता है कि 2 एंटिटीज़ छोटी छोटी वो खुश को बोल रहे कि बचा लो बचा लो बचा लो। खुश ने जब सुबह उठ के अपने पापा को बताया तो 1.5 घंटे बाद उनके पास मेन गुरुजी का कॉल आ गया था कि तुम्हारे घर पे 2 जल पिशाच मिले हैं, लेकिन इन्हें ऐसे निकालना आसान नहीं होगा। पकड़ लिए हैं, हमारी सेना ने उन्हें दबोच लिया है, उन्हें बांध दिया है। अब जाके गुरुजी को बोला अपने हिसाब से पाठ करे, क्रिया करे और उन्हें दफन करे, मारे, जो भी करना है फ्री करे। अब मेन मुद्दा वही जो मैं आपको बता रहा था कि घर में बैठे बैठे ये सब कुछ खुश के साथ हो रहा था। खुश देख रहे थे कि उनके साथ सारी चीज़ें हो रही हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं वो पोजेस ना हो जाए। लेकिन जब गुरुजी ने सारी वहाँ पर क्रियाएं स्टार्ट की, हवन करा, तो खुश इस चीज़ को बार बार सोच रहे थे कि ये रोने की आवाज़ किसकी आ रही है। वहाँ पर जो हवन की भभूत निकली थी उसे गुरुजी ने उठाया और उनको पकड़ाया, खुश के पापा को। तो खुश ने बोला कि गुरुजी किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। तो जो गुरुजी थे, पंडित जी थे, उन्होंने बताया कि बेटा ये वही जल पिशाच है जो रो रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि ये पकड़े गए, अब इन्हें दफन करने की बारी आ गई है। तो खुश के पापा को बोला गया कि आप रात को जाओगे 12 बजे के बाद और पीपल के पेड़ के नीचे इस राख को दफन करके आ जाना और पीछे मुड़ के मत देखना, चाहे आवाज़ किसी की भी आए। तो उसी दिन पंडित जी तो चले गए थे, जो गुरुजी थे उन्होंने बोल दिया तुम्हारा घर अब बिल्कुल सुरक्षित है, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा। उस इंसान का खुलासा नहीं करा गया, थोड़ी सी कुछ परछाई बता दी होगी, लेकिन खुश ने खुद मेंशन नहीं करा कि कल को अगर ये रियल इंसिडेंट आगे बढ़ता है तो रिलेटिव्स के पास ना जाए, दिक्कत ना हो। खुश ने बताया कि भाई मैंने अपने पापा से ये चीज़ें पूछी कि उस रात का अनुभव क्या था जब वो उन राख को पीपल के पेड़ के नीचे दबा के आए। तो उनके पापा ने बताया कि बेटा हम यहाँ से बहुत गबरू जवान बन के निकले थे। जब हमने पीपल का पेड़ खोदना शुरू करा हमें ऐसा लगा कोई रो रहा है, और जब हमने गाड़ा और जब हम वापस निकले तो पूरे घर तक, जब तक हमने घर में कदम नहीं रख लिया, बार बार किसी की आवाज़ आती रही, जैसे मम्मी की, दादी की, किसी की, रिलेटिव की, कुछ ना कुछ आती रही आवाज़। खुश की भी आवाज़ आई थी। वापस आने के बाद ये लोग सो गए। अगले दिन पंडित जी को, गुरुजी को बताया कि हमने ये काम कर दिया है। इसके बाद खुश ने बताया कि अक्षय भाई सारी चीज़ें बिल्कुल थम सी गई। मैं उस घर में रहने लगा। थोड़े टाइम बाद, कुछ महीनों बाद, मेरे घर वालों ने भी शिफ्ट कर लिया था यहाँ पे। उन्हीं के साथ मैं रहता था, मैं कभी अकेला उस घर में रहा नहीं इसके बाद। लेकिन एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ इवनिंग में क्रिकेट खेल रहा था, जो हमारे बगल में ही जगह थी। क्रिकेट खेलते खेलते अचानक से मेरी नज़र पड़ती है उस पेड़ के पास। वहाँ पर एक पीपल का पेड़ था और वो देखते हैं कि वही जल पिशाच दोनों के दोनों वहीं खड़े हुए हैं और वो खुश को देख रहे हैं। खुश बुरी तरीके से घबरा गए कि अगर इनका इलाज हो गया तो ये यहाँ कैसे आ गए। खुश अपने पापा के पास गए और उन्होंने अपने पापा को बताया कि पापा ऐसे ऐसे मैंने उन दोनों पिशाचों को देखा है। उनके पापा ने गुरुजी को फ़ोन करा तो गुरुजी ने बोला कि देखो दायरा तो होता है, आपका घर प्रोटेक्ट कर दिया तो वो अंदर नहीं आ पाएंगे, लेकिन ठीक है मैं उस दायरे को बढ़ा देता हूँ क्योंकि आपका बच्चा फिर डिस्टर्ब रहने लगेगा। गुरुजी अगले दिन आए और उस दायरे को उन्होंने अपनी हाथ से जो बबूत लाए थे, जो जल लेके आए थे, खुश ने बताया भाई ये चमत्कार तो मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वो जैसे जैसे पानी को मारते चल रहे थे, जैसे ऐसा होता है ना गर्म तवे पे पानी मारते तो भाप उठती है, वैसे वैसे वहाँ पर भाप उठ रही थी। बबूत जहाँ गिर रहे थे वो एकदम से खुल रही थी, जैसे फैल जाती है ना, इस तरीके से उन्होंने बहुत लंबा दायरा बनाया। फिर उसके बाद कभी मेरे साथ ये हादसा नहीं हुआ। हम उस घर में रहते भी हैं, उठते भी हैं, बैठते भी हैं। मेरे परिवार के साथ अब कोई दिक्कत नहीं है। जो 2022 में शुरू हुआ था वो 2022 में ही ख़त्म हो गया। अब 2024 चल रहा है, मैं 18 साल का हूँ। सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है, मेरा परिवार स्वस्थ है, हमारा बिजनेस दोबारा लाइन पे आ गया। लेकिन जो रिलेटिव ने करा, सोचो इनॉग्रेशन के लिए बुलाया था, चिढ़ के मारे कि बच्चा इतना अच्छा है पढ़ने में और पिताजी इतना अच्छा कमा रहे हैं कि ज़मीन ले ली तो कर दो ऐसी। सच बताऊं, ज़मीन भी लो ना मत बताओ किसी को। मुझे पता है कई लोग कर देते हैं काम कि भाई पता होना ज़रूरी है, कब जाना हो जाए, मिलना ज़रूरी है, गेट टुगेदर हो जाएगा। अब ये फैमिली टू फैमिली डिपेंड करता है, लेकिन मेरे जैसे इंसान शो ऑफ पे बिल्कुल यकीन नहीं रखता। मैं तो आज भी लोगों को ऐसी रोड पर घूमता दिख जाता हूँ, पकड़ के बोलते हैं सर आप नॉर्मली ऐसे ही घूम रहे हो, व्हीकल नहीं है। भाई मेरा तो स्टूडियो भी मेरे घर से 5 मिनट की दूरी पे है, मैं क्या लेके चलूँ। मैं फिर भी यही बोलता हूँ, हर इंसान को समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई शो ऑफ मत करो। मेरे पास जब भी किसी इंसान का फ़ोन आता है कि अक्षय भाई मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो उसमें कहीं ना कहीं पता है क्या निकलता है कि भाई हमने बिजनेस रन करा था, 1 साल के अंदर गाड़ी ले ली, दूसरे साल के अंदर हमने इतना बड़ा ऑफिस ले लिया। क्यों ले लिया, क्या ज़रूरत थी। तुम नज़रों में आ रहे हो, इस चीज़ को समझ लो कि आप अपना ही लॉस कर रहे हो। आप अगर किसी की नज़र लगवा रहे हो, कहते हैं नज़र इतनी बुरी होती है, बने बनाए घर के बीच में दरार ले आती है।
आपके बुजुर्ग इस चीज़ को समझते होंगे, पूछना उनसे कि चलता फिरता इंसान नज़र मार के चला जाता है, बद्दुआ दे के चला जाता है कि साला ये क्यों आगे बढ़ रहा है। आप खुद सोच लो, आज की जो जनरेशन है वो तो आईफोन के नीचे ही नहीं आ रही, और फिर आईफोन दिखाने का शौक़, अपने आप को इतना ग्रूम करने का शौक़, अपने आप को इतना बना ठना के निकलने का शौक़, और फिर गाड़ियाँ, लग्जीरियस बाइक्स और ये सब कुछ रखो भाई रखो, लेकिन थोड़ा सा संभाल के रखो। चीज़ों को इतना दिखावा मत करो कि अगर आपके पास छोटी गाड़ी है तो भी मर्सिडीज़ में जाना है, BMW में जाना है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार नज़र आज के टाइम पे इंसान को बहुत मारती है। फिर अगर आप कोई बिजनेसमैन हो, किसी मीटिंग में जा रहे हो, कोई कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पटा रहे हो, तो उसके लिए मैं कुछ बोल नहीं सकता। जिस चीज़ की अनुमति आपके घर वाले ना दे वो ना ही करो तो सबसे अच्छा है। अब इसके बाद मेरी आपसे क्या ही रिक्वेस्ट होती है, जिस तरीके से रियल इंसिडेंट हम आपके पास लेके आते हैं, सब्सक्राइबर से कनेक्ट होते हैं, बस आपसे इतनी सी गुजारिश होती है कि भाई यहाँ पे जो नए व्यूअर्स आए हैं, जो पुराने भी हैं, जो सिर्फ देखते हैं चैनल को, सब्सक्राइब नहीं करते, भाई कितने पैसे खर्च होते हैं आपके, सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि ऐसे रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लाते रहें। हम अपनी स्ट्रेंथ तो तब बढ़ाएंगे ना। आप लोग बोलते हो कि भाई डेली डाला करो, कैसे डाल दे भाई, आप पहुँचने तो दो हमें वहाँ तक कि हमारे सब्सक्राइबर वहाँ तक आ जाए कि हम उन्हें डेली एंटरटेन करना स्टार्ट करें, ऐसे रियल इंसिडेंट डेली लेके आए, डेली सब्सक्राइबर से कनेक्ट हो। मैं सिर्फ इतनी ही चीज़ बोलता हूँ। और अभी आपको पता है जो एक और चीज़ मैं आपको मेंशन करने वाला हूँ कि अगर आपके साथ ये हादसे हुए हैं और आप चाहते हो कि भाई मैं कैमरे पे आके बताना चाहता हूँ लेकिन कोई मौका नहीं दे रहा, तो हम मौका दे रहे हैं। ये हमारी USP है। हम पूरी तरीके से आपको मौका दे रहे हैं कि आप कैमरे के सामने आओगे और अपना पूरा रियल इंसिडेंट बताओगे, मेरे सामने बैठोगे, जनता के सामने अपना दर्द पहुंचाओ ना, ताकि उनको भी अवेयरनेस मिले। कब तक घर बैठे ये सोचोगे मेरे साथ हुआ है मैं नहीं बताऊंगा। हम गेस्ट के साथ साथ सब्सक्राइबर्स को भी बुला रहे हैं और प्रक्रिया पूरी बता देता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दो और एक बार मेंशन कर दो कि अक्षय भाई हम आना चाहते हैं। दिल्ली में हमारा सेंटर है, आपको टीम कोऑर्डिनेट करेगी, आपको बुलाया जाएगा और आप पूरी जनता जनार्दन के सामने अपना रियल इंसिडेंट बता सकते हैं जो आपने सुना हो या आपके साथ बीता हो। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ और आप चाहते कि मैं उसे अपनी आवाज़ में नैरेट करूं, तो सेम प्रोसीजर है। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर नंबर है, रिकॉर्ड करके भेज दो, नीचे मेंशन कर दो कि भाई आप नैरेट करो, मैं नैरेट करूंगा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब को जो आप प्यार दे रहे इसी तरीके से बना के रखिए, फेसबुक को भी ऐसे ही प्यार देना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फॉलो कर लो। और लास्ट में हमेशा जो मैं बोलता हूँ, नई जगह लेने से पहले थोड़ा सावधान, नए लोगों को बुलाने से पहले सावधान, नई जगह जाके नए लोगों से मिलने से पहले सावधान। और हमेशा माँ बाप की सुनो, कहना मानो, आपसे बड़े हैं, पहले पैदा हुए हैं, आपका गलत नहीं चाहेंगे, आपके दुश्मन नहीं है वो, क्योंकि फंसोगे तो वही आएंगे, एक टाइम के बाद दोस्त भी नहीं आएंगे। सुनने में बुरा लगे लेकिन माँ बाप से ऊपर कोई भी नहीं है, आप उनके ब्लड लाइन हो और वही आपको समझेंगे। जितना ज़्यादा हो सके उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, भाई बहनों का ख्याल रखिए। नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। कि तुम्हारे घर में जब इनॉग्रेशन हुआ था तो कोई मांस मच्छी या कोई दारू पी के तुम्हारे घर में आया हुआ था, कोई शराब पी के तुम्हारे घर में आया हुआ था जिसने ये सब करा है। और 2 चीज़ें हैं, 2 लोग हैं जो तुम्हारे ऊपर भेजे गए हैं तुम्हारा स्वास्थ्य खराब करने के लिए, तुम्हें बर्बाद करने के लिए। ऐसा था, हमारा अच्छा खासा चलता बिजनेस था पापा का,